वॉइस ऑफ अमेरिका के वाशिंगटन स्टूडियो में खुशामदीद। मैं हूं साकिबुल इस्लाम और मैं हूं ताबिंदा नईम। ईरान, शुमाली कोरिया और रूस पर अमरीकी पाबंदियों का बिल मंजूर। इस पर हम बात करेंगे कुछ ही देर में। आज के शो में और क्या कुछ शामिल है, देखते हैं इसकी एक झलक। ये है वॉइस ऑफ अमेरिका की पेशकश व्यू 360। अफगानिस्तान के लिए अमेरिका की नई हिकमत अमली पाकिस्तान को कैसे मुतासिर करेगी? एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत अमेरिका आने वाली पाकिस्तानी हाई स्कूल तालिबात से गुफ्तगू। तो मैं चाहती हूँ कि मैं जब यहाँ से वापस जाऊँ तो मैं डॉक्टर बन के उन लोगों की खिदमत कर सकूँ। और पाकिस्तान में ऑर्गेनिक पनीर का घरेलू और कमर्शियल सतह पर बढ़ता रुझान। हमने टनों में भी माल बनाना है तो हम लोग हाथ से ही बनाते हैं और उसे ऑर्गेनिकली ही प्रोड्यूस करते हैं। रूस के नायब वज़ीर ख़ारजा का कहना है कि उनका मुल्क अमेरिका की जानिब से लगाई जाने वाली पाबंदियों पर जवाबी कार्रवाई करेगा और ये पाबंदियाँ वाशिंगटन और मॉस्को के दरमियान मसालियत की कोशिशों पर असरअंदाज होंगी। ये पाबंदियाँ क्यों लगाई गई और इन तक पहुँचने में ख़ुद अमेरिका के अंदर किस किस्म की सियासी रस्साकशी हुई, ये जानने के लिए चलते हैं अमान अजहर के पास, जो इस वक्त कैपिटल हिल से हमें ज्वाइन कर रहे हैं। जी अमान, क्या अपडेट्स हैं इस बारे में? जी साकिब, कल कैपिटल हिल पर खासी गहमा गहमी रही और अमरीकी अवान नुमाइंदगान ने ईरान, रूस और शुमाली कोरिया के बारे में नई इक़्तिसादी और सफारती पाबंदियों का बिल मंजूर किया। इस बिल के हक़ में 419 वोट आए, जबकि मुखालफत में 3 वोट डाले गए। इसकी वजह रूस के बारे में यह है कि 2016 के अमरीकी इंतखाबात में मुवज़्ज़ना मुदाखलत, जबकि ईरान और शुमाली कोरिया के बारे में नई इन पाबंदियों की वजह उनके वेपन्स प्रोग्राम हैं। मज़ीद क्या मुहर्रिकात हैं इस बिल के पीछे, वो जानते हैं इस रिपोर्ट में। रूसी नहीं, ईरान और शुमाली कोरिया को भी अमरीकी कांग्रेस की जानिब से सख्त पैगाम दिया गया है। These three regimes in different parts of the world are threatening vital US interests and they are destabilizing their neighbors. और जहां इस बिल के तहत सख्त इक़्तिसादी और सफारती पाबंदियां लगाई जाएंगी, वहीं इसमें सदर ट्रंप के लिए भी पैगाम है। अमरीकी अवान नुमाइंदगान की खारजा पॉलिसी कमेटी के अहम रुकन कहते हैं कांग्रेस को दिए जाने वाले नए इख्तियारात ज़रूरी थे। If President Trump wants to play golf or do something with his crony Mr. Putin, he can count the Congress out because we're going to punish Mr. Putin. कांग्रेस की जानिब से डोनाल्ड ट्रंप की इंतखाबी मुहिम और रूस के मुबैना रवाबित की तहकीकात के दौरान ईवान के दोनों जानिब से हमायत रखने वाले इस बिल को गैर मामूली समझा जा रहा है, जिससे सदर के इख्तियारात को महदूद किया गया है। This is a significant restraint on President Trump because no president wants to lose the leverage of being able to take off sanctions. व्हाइट हाउस ने पहले तो इस इक़दाम के खिलाफ लॉबिंग की कोशिश की, लेकिन फिर इन पाबंदियों की तायद का ऐलान किया। The administration is supportive of being tough on Russia, particularly in putting these sanctions in place. यूक्रेन में साबिक अमरीकी सफीर कहते हैं कांग्रेस को दिए जाने वाले नए इख्तियारात से अमरीकी सफारतकारी मुतासिर होगी। ये पाबंदियां जब सदारती अहकाम के बजाय कानून का हिस्सा बन जाती हैं तो इनसे रूसी रवैये को तब्दील करने में ज़्यादा कामयाबी मिलने का इम्कान कम हो जाता है। इस नुकसान से सदर ट्रंप की मुश्किलात में इजाफा हुआ है। वीटो की कीमत चुकाना पड़ेगी। पहले तो इससे 2016 की ट्रंप इंतखाबी मुहिम और रूस के दरमियान मुबैना गलत रवाबित की एक और कड़ी के तौर पर देखा जाएगा, और दूसरा इस बात के कवी इम्कानात हैं कि सदारती वीटो को नज़रअंदाज कर दिया जाएगा। अमरीकी कानून साजों की कोशिश है कि नए कानून पर जारी काम अगस्त की तातील से पहले खत्म कर लिया जाए ताकि मुसव्वदे पर सदर के दस्तखत ले लिए जाएं। जी, जैसा कि आपने इस रिपोर्ट में देखा, अमरीकी तर्ज़ हुक्मरानी के हवाले से इस बिल को सदारती इख्तियारात में कमी जबकि लेजिस्लेचर के इख्तियारात में इजाफे के तौर पर देखा जा रहा है। जी साकिब। और अमान, अमरीकी अटॉर्नी जनरल जेफ सेशंस के बारे में भी कुछ कयास आराइयाँ हो रही हैं वाशिंगटन में, उसके बारे में क्या अपडेट्स हैं आपके पास? जी, ये मसला तो उसी वक्त सामने आ गया था जब सदर ट्रंप ने ट्वीट्स की और अटॉर्नी जनरल सेशंस को इंतहाई कमज़ोर, वेरी वीक करार दिया, लेकिन कल अपने एहसासात का उन्होंने बरमला इजहार किया टीवी पर सामने आके। उनकी शिकायत ये है कि जब अटॉर्नी जनरल सेशंस ने अपने ओहदे को लिया था तो उस वक्त उन्होंने सदर ट्रंप को ये नहीं बताया था कि वो रूस की अमरीकी इंतखाबात में मुबैना मुदाखलत की तहकीकात से अपने आप को अलहदा कर लेंगे। दूसरी शिकायत उनको ये है कि उन्होंने बतौर अटॉर्नी जनरल हिलरी क्लिंटन के बारे में तहकीकात शुरू नहीं की, जो कि उनसे एक्सपेक्ट किया जा रहा था।
اب انہوں نے ڈائریکٹلی تو جیف سیشن سے استعفے کا مطالبہ نہیں کیا، لیکن امریکی ذرائع ابلاغ کے مطابق اس کو دیکھا ایسے ہی جا رہا ہے کہ اب صدر ٹرمپ چاہتے ہیں کہ جیف سیشنز اپنے عہدے سے علیحدہ ہو جائیں۔ ہوتا کیا ہے یہ دیکھتے ہیں۔ بالکل، آنے والا ہفتہ واشنگٹن میں سیاسی گہما گہمی کا رہے گا۔ امان اظہر ہمیں واشنگٹن کے سیاسی منظرنامے کی اپڈیٹ دے رہے تھے کیپٹل ہل سے۔ تھینک یو امان۔ پاکستانی سینٹ کی کمیٹی برائے دفاعی امور کے چیئرمین مشاہد حسین نے اس امید کا اظہار کیا ہے کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی نئی افغان پالیسی میں پاکستان کی قربانیوں اور مفادات کا خیال رکھا جائے گا۔ انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان افغانستان کے حوالے سے امریکہ سے مکمل تعاون کرنے کو تیار ہے۔ وہ واشنگٹن کے تھنک ٹینک اٹلانٹک کونسل میں ایک مذاکرے کے دوران اردو VOA سے بات کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ افغانستان کے حوالے سے سابق امریکی صدر براک اوباما کی پالیسیاں مبہم اور غیر واضح تھیں۔ اس کے علاوہ انہوں نے کیا کہا، آئیے دیکھتے ہیں۔ یہ ایک روایتی ذہنیت کی عکاسی کرتا ہے، اور یہ روایتی ذہنیت جو ہے، جو اگر پالیسی کے حوالے سے دیکھیں تو یہ ناکام ہو چکی ہے۔ اگر آپ نے پاکستان کو انگیج کرنا ہے تو یہ پینلٹیز یا سزا دینا 50 ملین سے کچھ نہیں ہوگا۔ پالیسی ٹھیک کریں، ہمیں بتائیں پالیسی ہے کیا۔ صدر ٹرمپ کے زمانے میں ہمیں امید ہے کہ اگر پالیسی ریویو ہو رہا ہے تو نظر ثانی کریں کہ ماضی میں کیا غلطیاں ہوئیں، ان غلطیوں سے کیا سبق سیکھا ہے، اور نئی چیز کیا ہے، فرق کیا ہے۔ انہوں نے بات کی ہے کہ ہم فرق لائیں گے، ہم علاقائی پالیسی لائیں گے، ریجنل اپروچ۔ ہم اس سے سمجھتے ہیں یہ مثبت بات ہے۔ ریجنل اپروچ کا مطلب ہے کہ صرف یہ نہیں کہ افغانستان کی بات ہوگی یا ہندوستان کی بات ہوگی، پھر پورے خطے کی بات ہوگی جس میں پاکستان ایک اہم کلیدی کردار ادا کر رہا ہے۔ وی کین برنگ پیس، سیکورٹی اینڈ اسٹیبلٹی ٹو دا ٹیبل، کیونکہ دا روڈ ٹو پیس ان کابل لائز تھرو اسلام آباد۔ اس بارے میں مزید بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں واشنگٹن کے تھنک ٹینک سینٹر فار امریکن پروگریس کے سینئر فیلو لارنس کارب، جو جارج ٹاؤن یونیورسٹی کے ساتھ ایڈجنکٹ پروفیسر کے طور پر بھی منسلک ہیں۔ تھینک یو سو مچ مسٹر کارب فار ٹیکنگ ٹائم فار اس۔ یو ہرڈ واٹ پاکستانی سینیٹر مشاہد حسین said that road to peace in Kabul lies through Pakistan, and it will not go anywhere without Pakistan taking its role in it. What do you see? What role do you see for Pakistan in this whole conversation of Afghanistan policy? Well, the two things that the Pakistan government can do: number one, they've got to stop providing aid to the Pakistani Taliban, and number two, they have to begin to look at the struggle in Afghanistan as not a struggle between them and India. They see it so much that both of them are struggling for influence, and that's not the issue. لارنس کارب کا یہ کہنا ہے کہ جو پاکستان کا ان کے خیال میں یہ رول نہیں ہونا چاہیے کہ وہ کسی بھی قسم کی اپنی سرزمین کو استعمال ہونے دے کسی ٹیررسٹ ایکٹیویٹی کے لیے افغانستان میں۔ اس کے علاوہ ان کا یہ کہنا ہے کہ پاکستان کو یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ افغانستان اور بھارت کے جو تعلقات ہیں اس سے پاکستان کو کسی قسم کا کوئی خطرہ ہو سکتا ہے۔ سو مسٹر کارب، یو سیڈ دیٹ افغانستان اینڈ پاکستان آر گوئنگ ٹو برنگ پیس ٹو دا ریجن. But do you think this new Afghanistan policy is going to bring peace? And do you think it will address the regional problems, not only Afghanistan problems? What do you think? Well, you have to do both. But you first have to bring stability to Afghanistan, and that's not going to be won just militarily. As you know, the United States is talking about maybe sending a few more forces and NATO, but you have a lot of conflicts that have to be solved between the Northern Alliance and the Pashtuns, and even among the Pashtuns, the disparity in wealth in Afghanistan also has to be solved. Once you can do that, then you can work on the region. And all of the countries in the region have a vested interest in stability in Pakistan, because China, India, Russia, Pakistan all do not want an unstable Afghanistan. And if they work together, I think they can help bring stability.
تو لارنس کولب کا کہنا ہے کہ افغانستان کے اندر امن لانے کے لیے خطے کے سب ملکوں کو کام کرنا ہوگا اور ان کی امید ہے کہ جو امریکہ کی نئی پالیسی ہوگی افغانستان کے لیے اس کی اپروچ ریجنل ہوگی، صرف افغانستان کے لیے نہیں ہوگی. لیکن ان کا یہ کہنا ہے کہ جب تک افغانستان کے اندر استحکام قائم نہیں ہوتا اس وقت تک یہ مسئلہ جو ہے اسی طرح برقرار رہے گا، یہ حل نہیں ہو سکتا. Mr. Korb, we are seeing that recently there have been an uptick in accusations towards Pakistan from US representatives that Pakistan is not doing enough, and this tone is getting, it's getting higher and higher. What different do you see coming from Pakistan? Mr. Mashahid Hussain Sayyid, the Pakistani senator we just showed the soundbite of, he said that this is a pressure tactic from US administrations that have been adopted in the past as well, but it never worked. What do you say? Well, there's no doubt about the fact that going back to the administration of George W. Bush, people have been concerned about Pakistan's role in Afghanistan. And it really is critical because unless Pakistan stops aiding the Pakistani Taliban and unless they don't persuade them to engage in talks, you're never going to solve the problem. But Pakistan is doing a lot of, many military operations are going on. There have been a recent operation that has just started. Do you not see anything being done on the surface? Well, they'll do something, but then they'll stop. I mean, this has been the problem. I went there once, myself, and they say, okay, we'll do it. Then it works for a while, then the next thing you know, they're not doing it again because you've got various elements in the Pakistani government who are concerned that India will dominate the area, and if they don't stay involved and keep things unstable. تو لارنس کورب کا یہ کہنا ہے کہ پاکستان کو اس سے زیادہ رول ادا کرنا ہوگا. اس ایڈمنسٹریشن کا اب یہ کہنا ہے کہ پاکستان کا رول اس سے زیادہ ہونا چاہیے جو اب تک ادا کیا گیا. جو ملٹری آپریشنز ہو رہے ہیں ان کے کردار کو تسلیم کیا جاتا ہے، لیکن ان کا کہنا ہے کہ وہ آپریشن ہونے کے بعد معاملات دوبارہ ویسے ہی ہو جاتے ہیں، اور ان کا یہ خیال ہے کہ اس کے اندر پاکستان کو ایک مستحکم اور ایک پائیدار رول اس کا ہونا چاہیے. تھینک یو سو مچ مسٹر کورب فار ٹیکنگ آؤٹ ٹائم for us and sharing your insight. Thanks. اور امریکی سینٹ میں صحت عامہ کے قانون افورڈیبل کیئر ایکٹ کو ختم کرنے کی کوشش پر بحث کے آغاز کے لیے ریپبلکن پارٹی کی کوششوں کو ابتدائی ناکامی سے دوچار ہونا پڑا ہے، کیونکہ ریپبلکن اراکین بحث کے آغاز کے لیے سینٹ میں درکار 60 میں سے صرف 43 اراکین کے ووٹ حاصل کر سکے. لیکن اس سے پہلے ووٹنگ کے دوران ڈرامائی مرحلہ سینیٹر جان مکین کا غیر متوقع طور پر سینٹ فلور پر آنا اور اپنے ووٹ کا استعمال کرنا تھا. سینیٹر مکین برین کینسر کی تشخیص اور ایک سرجری کے بعد اس اہم ووٹ میں حصہ لینے پہنچے تھے. اس بل پر بحث کی مخالفت میں ووٹ ڈالنے والوں میں 48 ڈیموکریٹک سینیٹرز کے علاوہ ریپبلکن سینیٹرز بھی شامل تھے. صدر ٹرمپ نے ریپبلکن سینیٹرز اور خاص طور پر جان مکین کا شکریہ ادا کیا اور زور دیا ہے کہ جلد از جلد صحت عامہ کے اس بل کو پاس کر کے قانون کی شکل دی جائے. پاکستان نے مئی میں کوئٹہ سے اغوا ہونے والے 2 چینی باشندوں سے متعلق تحقیقاتی رپورٹ کی روشنی میں کورین کمپنی کے وابستہ 3 غیر ملکیوں کے ویزے منسوخ کرنے کا فیصلہ کیا ہے. اس بارے میں تفصیلی خبر آپ ہماری ویب سائٹ urduvoa.com پر پڑھ سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ اور بھی بہت سی تازہ ترین خبریں اور دلچسپ معلومات آپ کو ہماری ویب سائٹ پر ملیں گی. اور اس کے علاوہ ہمارا یہ شو بھی پاکستانی وقت مطابق شام 8 بجے ہماری ویب سائٹ پر موجود ہوگا. لیکن اب وقت ہوا ہے ورلڈ ویو کا، جس میں شامل ہوتی ہیں دنیا کے مختلف حصوں میں ہونے والے کچھ اہم اور انٹرسٹنگ واقعات کی جھلکیاں. یورپین کمیشن کے صدر نے اٹلی کے صدر کو ایک خط میں تارکین وطن کے مسئلے سے نمٹنے کے لیے اٹلی کو $116 ملین کی مدد فراہم کرنے کا وعدہ کیا ہے. اٹلی میں مہاجرین کی پناہ گاہیں اپنی 2 لاکھ افراد کی گنجائش عبور کر چکی ہیں. اسرائیل کی جانب سے مسجد اقصی میں میٹل ڈیٹیکٹرز کی جگہ ہائی ٹیک کیمروں کی تنصیب کے فیصلے پر فلسطینی مسلمان احتجاج کر رہے ہیں. فلسطینی صدر محمود عباس نے مطالبہ کیا ہے کہ مسجد اقصی کی 14 جولائی سے پہلے کی حالت بحال کی جائے. بھارت میں ایک رہائشی عمارت گرنے سے کم 17 افراد ہلاک اور کئی زخمی ہو گئے ہیں. ریسکیو آپریشن میں اب تک 17 لاشیں نکال لی گئی ہیں. حادثے کی وجوہات کا تعین نہیں کیا جا سکا. ویٹیکن کے اعلیٰ ترین عہدیداروں میں سے ایک اور آسٹریلین کارڈنل جارج پیل جنسی زیادتی کے مقدمے میں عدالت میں پیش ہو گئے ہیں. جارج کے وکیل نے ان پر لگائے جانے والے تمام الزامات کی تردید کی ہے.
गर्मियों का मौसम अमेरिका में स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम्स का मौसम कहलाता है। दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों से सैकड़ों तलबा अमेरिका आते हैं और यहाँ के तालीमी इदारों को करीब से देखकर उसका मुशाहिदा करते हैं। वाशिंगटन की अमेरिकन यूनिवर्सिटी के तहत इन दिनों US पाकिस्तान विमेंस काउंसिल नामी एक तंजीम पाकिस्तानी हाई स्कूल्स की तालिबात को ऐसे मौक़े फराहम कर रही है। प्रोग्राम का नाम है समर सिस्टर्स प्रोग्राम। इस प्रोग्राम में हिस्सा लेने वाली कुछ पाकिस्तानी तालिबात से मुलाकात करवा रही हैं सहर माजिद। अनम मुनीर समर सिस्टर्स एक्सचेंज प्रोग्राम से ग्रेजुएट होने वाली पहली तालिबा हैं। इस प्रोजेक्ट के जरिए उन्होंने बिजनेस के अहम पहलू सीखे। मेरा प्रोग्राम एंटरप्रेन्योरशिप के हवाले से था, जिसमें मैंने सीखा कि बिजनेस कैसे शुरू किया जाता है और उसमें क्या क्या चीज़ें शामिल होती हैं, जैसे कि पैसे, आइडिया, ब्रांडिंग, इस मार्केटिंग। न्यूयॉर्क के बेहतरीन किस्म के जो एंटरप्रेन्योर्स हैं वो हमारे पैनलिस्ट थे, जजेस थे, और मैंने पब्लिक स्पीकिंग सीखी। मैंने सीखा कि इंसान अपना कॉन्फिडेंस कैसे डेवलप करता है और कैसे एक ऑडियंस के सामने प्रेजेंटेशन दी जाती है। 2013 में शुरू होने वाले इस प्रोग्राम में अब तक 16 से 18 साल की 65 पाकिस्तानी तालिबात हिस्सा ले चुकी हैं। इस प्रोग्राम के जरिए पाकिस्तान के हाई स्कूल से ज़हीन और काबिल तालिबात को अमेरिका की बेहतरीन यूनिवर्सिटीज़ में कॉलेज की तैयारी के कोर्सेज में हिस्सा लेने का मौका दिया जाता है, ताकि वो वतन वापस जाकर अपने माशरे की तरक्की में किरदार अदा कर सकें। अमेरिकन यूनिवर्सिटी के इस प्रोजेक्ट के लिए फंड्स अमरीकी महकमा खारजा मुहैया करता है। हम पाकिस्तान के हर शहर और हर तबके से इन तालिबात का इंतखाब करते हैं। ये लड़कियां वापस जाकर अपनी अपनी कम्युनिटीज़ की खिदमत करके पाकिस्तानी माशरे की तरक्की का जरिया बन सकें। बस यही हमारा मकसद है। इस प्रोग्राम में मुतवस्सित और निचले तबके से ताल्लुक़ रखने वाली तालिबात को तरजीह दी जाती है, जिनके लिए इस तरह के मौक़े हासिल करना उमूमन मुश्किल होता है। मैं करक से बिलोंग करती हूँ। वहाँ पे लोग बहुत ज़्यादा गरीब हैं और उन्हें इतनी बेसिक फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं है। तो मैं चाहती हूँ कि मैं जब यहाँ से वापस जाऊँ तो मैं डॉक्टर बन के उन लोगों की खिदमत कर सकूँ, उन्हें बेसिक तरीके बता सकूँ। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल उन्हें मैं फ़र्स्ट एड सिखा सकूँ, क्योंकि हमारे पास पाकिस्तान में बहुत से ऐसे हादसात होते हैं जिनमें लोगों को नहीं पता होता कि वो कैसे काम करें इन हादसात में। इस प्रोग्राम का मकसद तालिबात को महज किताबी इल्म देना नहीं, बल्कि उन्हें अमरीका के निज़ाम तालीम को समझने में मदद देना भी है। मैं यहाँ पे वो पढ़ने आ रही हूँ जिसका मुझे शौक है, मेडिसिन एंड हेल्थ केयर। यहाँ पे मैं काफ़ी, मेरा शॉर्ट कोर्स है, समर कोर्स है, लेकिन यहाँ पे मैं काफ़ी हॉस्पिटल्स जाऊँगी, काफ़ी डॉक्टर्स के लेक्चर्स अटेंड करूँगी और कहाँ कैसे सर्जरी वगैरह करते हैं, स्टिचेस कैसे लगाते हैं, वो सब चीज़ें मैं प्रैक्टिकली देखूँगी और प्रैक्टिकली करूँगी भी। पाकिस्तान से आने वाली तालिबात खुश हैं कि इस प्रोग्राम के जरिए न सिर्फ वो खुद कुछ नया सीख रही हैं, बल्कि अमेरिका में लोगों को पाकिस्तान के बारे में भी कुछ नया बता पा रही हैं। US पाकिस्तान वुमेन काउंसिल ने एक ऐसा इनिशिएटिव लिया है जिससे न सिर्फ पाकिस्तान की पहचान बदली जा सकती है और न सिर्फ ये बताया जा सकता है कि पाकिस्तान दहशतगर्दी और गुर्बत से कहीं आगे बढ़ चुका है, बल्कि ये भी बताया जा सकता है कि आज पाकिस्तान की लड़कियां कुछ कर सकती हैं, कुछ बदल सकती हैं और नई सोच ला सकती हैं। सहर माजिद, उर्दू VOA, वाशिंगटन। मशरिक़ी वस्ता, यूरोपियन और अमरीकी खानों का एक लाज़मी हिस्सा है पनीर। पाकिस्तान 5 करोड़ 20 लाख टन दूध की सालाना पैदावार के साथ दुनिया में तीसरे नंबर पर है, लेकिन इस दूध का इस्तेमाल अमूमन दही, बर्फ़ी या खोया बनाने के लिए ही किया जाता है और पनीर अमूमन पाकिस्तानियों की खुराक का हिस्सा नहीं बन पाता। लेकिन अब खाना पकाने वाले चैनल्स और गैर मुल्की डिशेस की इंटरनेट पर दस्तयाब तरकीब ने रुझान बदलना शुरू कर दिया है। कैसे, ये देखने की चलते हैं लाहौर, जहाँ इमरान साले एक अलग अंदाज से पाकिस्तानी पनीर तैयार कर रहे हैं। आइए देखते हैं। जो कर रहा हूँ काम वो आर्टिज़न चीज़ मेकिंग है, ये नॉन प्रोसेस चीज़ है। हम सिर्फ दूध लेते हैं, कल्चर्स लेते हैं, रेंड लेते हैं, उसको दूध में तब्दील करते हैं और मैं इस वक्त 40+ वैरायटीज़ में काम कर रहा हूँ। पाकिस्तान की मार्केट में दस्तयाब दोनों लोकल और इम्पोर्टेड चीज़ प्रोसेस्ड या मसनूई है, लेकिन इमरान सालिया ऑर्गेनिक चीज़ बना रहे हैं जिसे घरेलू और कमर्शियल सतह पर पजीराई मिल रही है। कमर्शियली प्रोडक्ट्स हैं जैसे मोज़रेला है, वो मशीन मेड होते हैं, वो मशीनों से बन रहे होते हैं, एक ख़ास उनका टेस्ट होता है, ख़ास फ्लेवर होता है। हमने टनों में भी माल बनाना है तो हम लोग हाथ से ही बनाते हैं और उसे ऑर्गेनिकली ही प्रोड्यूस करते हैं। हम एक अच्छे स्केल पे काम कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मेरा कराची, लाहौर, इस्लामाबाद और शहरों में भी सामान मारा जाता है।
मैंने अपने बेटे को कहा था मेरे लिए अमेरिका से ले आओ, बट उसमें यही था कि रेनेट यूज़ है, रेनेट हमें नहीं पता एनिमल एंजाइम्स होते हैं। तो यहाँ तो हम लोग को 100% पता है अल्हम्दुलिल्लाह, वी हैविंग अ हलाल ऑर्गेनिक थिंग, बेस्ट है। इमरान साहब की बहुत आई एम रियली थैंकफुल टू हिम कि उन्होंने हमें कितनी अच्छी प्रोडक्ट दी। पाकिस्तान में खाने की इंडस्ट्री में 10 से 15% सालाना इजाफा हो रहा है, जिसमें मगरबी तर्ज के खानों के रेस्टोरेंट्स ने खसूसी कदम जमाया है, जिसके बाद लोगों में पनीर खाने का रुझान बढ़ गया है। एक वक्त था लोगों को चीज़ का मालूम नहीं था, लेकिन मैं एक वक्त है कि मैं डेली प्रोड्यूस करता हूँ और हमारा डेली कस्टमर बैंक है, ये मैं डोमेस्टिक की बात कर रहा हूँ। लेकिन अगर आप कमर्शली आ जाएँ तो पाकिस्तान में कैफ़े कल्चर्स बढ़ रहे हैं, बहुत सारी फॉरेन चेन्स आ रही हैं और चीज़ जो है वो एक बेसिक इंग्रेडिएंट बनता जा रहा है। गौडा, पेपर जैक, टलीजो, ट्री, बहुत सारे नाम तो लोगों ने सुने नहीं हुए हैं। ये सारी इंपोर्ट होती हैं और वो लोग यहाँ पर इस्तेमाल करते थे। अब उनके पास चॉइस है। एक चॉइस तो ये है कि 100% हलाल है, दूसरी चॉइस ये है हम प्रिजर्वेटिव्स फ्री हैं, तीसरी चॉइस ये है कि अवेलेबल है। इमरान सालिहा शहरों में आबाद घरों और रेस्टोरेंट्स की तलब पूरी करने के बाद बैरून मालिक भी अपना काम फैलाने का इरादा रखते हैं। माहौल की आलूदगी को कम करने में दुनिया के और मुल्कों की तरह भारत भी शामिल हो रहा है, जो कार्बन की आलूदगी पैदा करने वाले मुल्कों में दुनिया में तीसरे नंबर पर है। इन दिनों वहां निजी और कमर्शियल इमारतों पर शमसी पैनल्स लगाने पर जोर दिया जा रहा है और लोगों को सोलर एनर्जी की तरफ मुतवज्जो करने का काम लिया जा रहा है एक ख़ास किस्म की बस से। इस बस में ऐसी क्या ख़ास बात है, आइए देखते हैं। नई दिल्ली में सोलर कॉमेट बस पर लोग देख सकते हैं कि सोलर पैनल्स जिस तरह यहाँ सस्ती बिजली पैदा कर रहे हैं उनके घरों में भी कर सकते हैं। ग्रीन पीस इंडिया नामी इदारा हुकूमत की पॉलिसी की हिमायत करते हुए छतों पर सोलर पैनल्स लगाने के लिए फंड्स मुहैया करता है। इदारे का कहना है कि पैनल्स की कीमत में कमी और हुकूमत की तरफ से मराहत के बाद सोलर पैनल्स लोगों की पहुंच में आ गए हैं। मेरा नहीं ख्याल लोगों को अंदाजा था कि इसमें पैसा लगाना कितना फायदेमंद हो सकता है। सोलर कॉमेट जैसी कोशिशों के जरिए दिल्ली जैसे गुंजान आबाद शहरों में छतों पर सोलर पैनल्स लगाने के लिए लोगों का एतमाद हासिल किया जा रहा है। लाखों घरों में सूरज की रोशनी लाना भारत में कार्बन के अखराज को कम करने का एक अहम हिस्सा है, लेकिन शहरी इलाकों में ये काम सुस्त रवि का शिकार है। सोलर कॉमेट पर आधा घंटा सवार होकर ही समझ आ जाता है कि सोलर पैनल्स के लिए बड़ी छतों की जरूरत नहीं और ना ही इन्हें चलता रखने पर बहुत खर्च आता है। प्रवीण कुमार के लिए कशिश का बायस है बिजली के बिल में कमी। हमने ये महसूस किया है कि अब वक्त आ गया है कि हम अपनी छत पर सोलर पैनल लगाएं। वो जगह इस्तेमाल में नहीं है, उन पर आने वाला खर्च आइंदा 4-5 वर्षों में पूरा हो जाएगा। आलूदा तरीन शहरों में शुमार किए जाने वाले नई दिल्ली में जैसे जैसे लोगों का अंदाजा हो रहा है कि शमसी तवानाई के फवायद पैसे की बचत से बढ़कर हैं, तो कई कंपनियां और तालीमी इदारे भी सोलर पैनल्स नस्ब कर रहे हैं। दयाल सिंह कॉलेज के प्रिंसिपल इंद्रजीत सिंह बख्शी ने एक साल में ही बहुत से फायदे देखे हैं। हमने इन पैनल्स के जरिए 88 टन से ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड को माहौल का हिस्सा बनने से रोका है। एक लिहाज से हमने हजारों दरख्त लगाए हैं। इलाके के एक मकीन सिद्धार्थ पांडे का कहना है कि इस नई टेक्नोलॉजी की मदद से गैर इस्तेमाल शुदा बिजली ग्रिड की तरफ वापस जाती है, जो फिर दीगर घरों में इस्तेमाल हो पाती है। मैं महसूस करता हूँ कि मैं बिजली पैदा कर रहा हूँ, जमीन पर बोझ में इजाफा नहीं कर रहा। सोलर कॉमेट जैसे इकदामात से ये उम्मीद बढ़ती है कि भारत आइंदा 5 सालों तक 40% बिजली गैर रिवायती ईंधन से पैदा करने लगेगा, जो कि पेरिस मौसमियाती मुआहदे में लिए गए वादों से ज्यादा है। अंजना पसरीचा के साथ नीलोफर मुगल, उर्दू VOA। ये था आज का व्यू 360। आपके फीडबैक का हमें रहेगा इंतजार। इसके लिए आइए हमारे फेसबुक पेज पर facebook.com/VOA उर्दू और हमें बताइए कि आप हमारे शो में क्या देखना चाहते हैं। कल इसी वक्त इसी जगह आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए खुदा हाफिज।
These stunning landscapes are among the many natural wonders that can be found in national parks all across America. And they're the subject of a new film, National Parks Adventure. Maybe we could clear frame. Shot in IMAX 3D, a team of award-winning filmmakers takes viewers on a stunning visual journey across more than half of America's nearly 60 national parks. Action, action, action. Director Greg McGillivray says he wanted to commemorate the park's centennial. We all felt that it would be a great idea to celebrate that 100 years by paying tribute to the parks that we love in a big adventure film. And to remind people that they're out there to be enjoyed. I think what I really want the audience to feel is a certain deal of reverence for the parks. The film explains how America's national parks were created by President Theodore Roosevelt and naturalist John Muir to protect and preserve the land and the animals that live there. I'm going back to the earth. I'm going back to the earth. The story is told through the eyes of 3 modern-day adventurers as they hike, bike, and explore their way across the majestic parks. Producer Sean McGillivray calls the film a road trip. It's being able to showcase from Yellowstone to Yosemite, the Grand Canyon, to the Tetons, these amazing places while connecting to them through individual characters. Greg McGillivray says the parks were a perfect subject for the IMAX 3D format. Because the audience can feel like they've been there. And so the film really does convey for the audience the best of the parks. When Roosevelt was 25. Actor, director, and environmental activist Robert Redford, who narrates the film, agrees. Because when you go to the national parks, it's a great expanse of nature, and it surrounds you. So IMAX is probably the most logical place to recreate that experience for people who can't go there, haven't been there, and maybe will still go there. One of my favorite scenes in the film is when we went up to Katmai, Alaska, and filmed bears catching salmon. You feel like you're there. You feel like you're with these bears. The team endured extreme weather conditions and difficult terrain to capture the amazing sights and sounds of America's natural treasures. Getting the camera into location for the climbing shoots was pretty challenging, especially on Devil's Tower. It's a sheer cliff, and we had to get the camera above us to get that top-down view of the climbers. Baby, I've been here before. The viewer having seen National Parks Adventure will hopefully understand the diversity and the breadth of the national park system here in the United States. If they leave with that inspiration, then we'll have accomplished what we set out to do. Julie Tabo, VOA News.